हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कैपिटल गेन की फोर्थ वीडियो। इसमें सबसे पहले कवर कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48 का पार्ट। इसके बाद इसके एग्जांपल भी कवर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर जो भी गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर जो भी गेन अराइज हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है, ये तो आपने शुरू में ही कवर कर लिया था टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट में। आपको चलो शॉर्ट में बता देता हूँ कि ट्रांसफ़र की डेट से पहले अगर आपने जो कैपिटल एसेट है उसको 36 मंथ या उससे कम पीरियड के लिए हेल्ड किया हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाती है, और आपने ट्रांसफ़र कर दिया उससे जो भी गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, सीधी सी बात। वैसे अगर आपने 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए हेल्ड किया हुआ है, जैसे 36 मंथ 1 डे 2 डे 3 डेज या 37 मंथ हो गए 38 मंथ हो गए, यानी 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए हेल्ड किया हुआ है उसके बाद ट्रांसफ़र किया है, तो उस पर जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। अब 36 मंथ में एक्सेप्शन भी था, आपको पता है कि उसमें 12 मंथ भी था और 24 था, यानी 36 मंथ की जगह वो 12 मंथ या उससे कम डेज़ का पार्ट देख लो, और 24 मंथ या उससे कम डेज़ का पार्ट देख लो। 12 मंथ वाले केस में कौन सी एसेट थी? देखिए जनरली लिस्टेड जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा था, वैसे ही देखिए यूनिट्स थे यूटीआई के, जीरो कूपन बॉन्ड का पार्ट था, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का पार्ट था, डेबेंचर्स ये जो भी थे जो कि हम बोल सकते हैं कि लिस्टेड नहीं थे। वैसे 24 मंथ में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर थे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसमें लैंड और बिल्डिंग या दोनों की बात कर रहा था। तो एक बार ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है और ये सेक्शन देख लेना इसका। देखिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 बी, और इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 बी। कभी आ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट। अब देखिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमें पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है सेल कंसिडरेशन यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब देखिए कभी कभी आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी लेनी पड़ सकती है कई केसेस में, जो कि हम एग्जांपल के थ्रू किसी न किसी पार्ट में कवर कर लेंगे। नीचे इसका थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है कि जहाँ पे सेल कंसिडरेशन पता नहीं है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी जो भी कैपिटल से ट्रांसफर हुई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लोगे। अब सेल करते समय वेंडर यानी जो बेच रहा है एक तरीके से, उसने जो भी ट्रांसफ़र पे एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, जैसे कोई कमीशन कोई ब्रोकरेज हो गया, कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी पे या किसी चीज़ पे स्टाम्प ड्यूटी आपको ही देनी पड़ सकती है, कुछ ऐसा हो गया, रजिस्ट्रेशन का जो भी एक्सपेंस है अगर आपने दिया है अपनी जेब से, तो जिसने बेचा है उसने अपनी पॉकेट से दिया, तो क्या करेगा वो लेस करेगा, क्योंकि उसको नेट सेल वैल्यू कितनी मिली है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो कैपिटल एसेट उसने बेची है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स नहीं आ रहा है, इंडेक्स किस में आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा है तो यहाँ पे इंडेक्सेशन का पार्ट नहीं आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या हो गया, जैसे आपको पता है कि आप नॉर्मल बोलते हो ना कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है, उस पर जो भी कंस्ट्रक्शन इसका पार्ट हुआ। अब आपने क्या कर दिया, उस पर एक और जैसे एक बिल्डिंग बन गई आपकी, ठीक, और आपके बिजनेस में काम आ रही है मान के चलिए। अब आपने उसको कुछ समय बाद बेच दिया तो उस पर कैपिटल गेन का पार्ट जनरली आपका होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, वो तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे जनरली कवर हो जाता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि जनरली जब भी आपने खरीदा था उसके कुछ समय बाद आपने उसमें कुछ और एनहांसमेंट करा दी जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी आपकी 3 मंजिल है, आपने एक और क्या कर दी, उस पर फ्लोर चढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट हो गई, यानी एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो गया, तो वो भी जनरली इसमें आ जाएगा। और लेस कर दोगे आप तो बाकी क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन देखिए इसके बाद एग्जम्पशन का पार्ट भी है, तो एग्जम्पशन लेस कर देंगे। एग्जम्पशन किस सीरीज में आती है, 54 की सीरीज में। तो जब हम एग्जम्पशन का पार्ट कवर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो क्या है, फॉर्मेट दे रखा है नॉर्मल सा, तो बाकी क्या है, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। Note, no deduction shall be allowed in computing the income chargeable under the head capital gain in respect of any sum paid on account of security transaction tax। देखिए उसकी बात कर रहा है कि जब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आप सिक्योरिटीज़ को खरीदते बेचते हो, परचेज सेल करते हो, तो उस पर जनरली क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपने देखिए आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, आपके खरीदने बेचने का काम नहीं है, तो आपके पीजीबीपी के पार्ट में नहीं आएगा, वो तो जनरली इसी पार्ट में आएगा ना, क्योंकि आपका बिजनेस उससे रिलेटेड है ही नहीं। ठीक, तो इस केस में बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है खरीदते बेचते समय, वो कैपिटल गेन में डिडक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा। बिजनेस में तो मिल जाता है क्योंकि आपको पता है कि वो पीजीबीपी का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका काम, आपका काम ही इससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का। लेकिन यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे तो क्या है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कि आप कभी कभी क्या करते हो, सिक्योरिटीज़ को खरीदते हो बेचते हो, जो कि आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड एक तरीके से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया था मीनिंग ऑफ टर्म यूज्ड इन द कंपटीशन, सिंपल सा वर्ड है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए बोल रहा है सेल्स कंसिडरेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल वैल्यू ऑफ असेट इन फॉर्म ऑफ मनी और मनी इज़ वर्थ। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि जब भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको कैश मिले,
कैश के बदले में कुछ और एसेट भी मिल सकती है एक्सचेंज के बेसिस पे, या किसी किसी केसेस में हमने देखा कि जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे रेलिंक्विशमेंट का पार्ट आ रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट का पार्ट आ रहा है, यानी सरेंडर का पार्ट आ रहा है, या आपका अधिकार समाप्त हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, लेकिन तब भी उस पर कैपिटल गेन का पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो किसी किसी केसेस में हमें फेयर मार्केट वैल्यू भी लेनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कि मनी के फॉर्म में या एक्सचेंज के फॉर्म में, यानी एसेट के फॉर्म में आपको कोई ना कोई चीज़ मिल रही है, तो उसकी सेल वैल्यू क्या है, तो इट रेफर टू सेल वैल्यू ऑफ एसेट इन फॉर्म ऑफ मनी और मनी इज़ वर्थ। कंसिडरेशन इन इंस्टॉलमेंट ये बोल रहा है कि अगर आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, अब उसका जो अमाउंट है आपको वो 4 साल में मिलेगा। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेची 30 लाख की या 40 लाख की, तो उसका जो अमाउंट है आपको 10 लाख मिलेगा। लेकिन जिस साल आपने बेची है, ट्रांसफ़र की है, उस साल पूरा का पूरा 40 लाख ही आपका लिया जाएगा, न कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कैपिटल गेन निकाला जाएगा। वो गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट 40 लाख ही लिया जाएगा। इन केस कंसिडरेशन इज रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट ईयर, द एंटायर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। नॉर्मल सा पार्ट तो बोल रहा है जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर में पूरा का पूरा एंटायर वैल्यू यानी पूरी की पूरी 40 लाख की वैल्यू ही ली जाएगी, न कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, जिस साल ट्रांसफर किया है। फिर बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस। अब देखिए ये तो क्या है, एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सेक्शन 50D बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय एन एसएससी इज नॉट असर्टेनेबल और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे जो कंसिडरेशन रिसीव्ड होता है या अक्रू होता है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर, तो एसएससी को वो पता नहीं चल पा रहा, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। तो बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज ए कैपिटल गेन, वो एक कैपिटल गेन के केस में टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, सेल वैल्यू पे फेयर मार्केट वैल्यू के पार्ट को ले लेंगे। तो बोला था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। ठीक है, तो उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल्स वैल्यू मान लिया जाएगा, किसको, फेयर मार्केट वैल्यू को। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मैंने आपको बताया कि जनरली जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र पे कोई ना कोई एक्सपेंसेस कर रहा है। देखिए किसी एजेंट को क्या कर रहा है, कोई ब्रोकरेज का पार्ट, कमीशन का पार्ट दे रहा है, क्योंकि वो खुद असेट नहीं बेच पा रहा था तो उसको कोई ब्रोकर या एजेंट हायर करना पड़ा, उसको दिया। इसी तरीके से आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी बेची होगी तो क्या पता सामने वाले ने नहीं चुकाई हो, बायर ने नहीं चुकाई, लेकिन सेलर ने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस वो किसने चुकाई, सेलर ने। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुए, वो सारा पार्ट इसमें दे रखा है। कह रहा है इट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड होलली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर सच एज ब्रोकरेज और कमीशन इंकर्ड फॉर सिक्योरिंग बायर। तो हमें क्या है, बायर को सिक्योर करना, यानी हमें बायर चाहिए जो कि हमारी प्रॉपर्टी को खरीद सके या हमारी कोई भी कैपिटल एसेट को खरीद सके, क्योंकि हम बेच नहीं पा रहे थे। अब देखिए ये मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैपिटल एसेट की बात कर रहा हूँ, कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना, दिमाग में लगाना कि हमारा बेचने का काम है, बेचने का काम नहीं है। कैपिटल एसेट बिक नहीं रही थी तो हमने क्या कर दिया, बायर को सिक्योर करने के लिए किसी ब्रोकर को ब्रोकरेज दे दी, एजेंट के थ्रू बिकवा दी एसेट को, कमीशन दिया उसको। कॉस्ट ऑफ स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस बाय द वेंडर, वेंडर मतलब बेचने वाला, तो बेचने वाला अगर स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया। वैसे तो जनरली खरीदने वाला करेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वेंडर कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वेंडर कर रहा है, बेचने वाला कर रहा है, तो इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम सेल कंसिडरेशन टू गेट नेट सेल कंसिडरेशन। आ गया नॉर्मल सा पार्ट। अब देखिए नोट्स में क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर मस्ट बी नेसेसरी टू अफेक्ट द ट्रांजेक्शन एंड शुड नॉट बी वेग। वेग का मतलब क्या है कि अस्पष्ट बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं कि जो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर मस्ट बी नेसेसरी टू अफेक्ट द ट्रांजेक्शन। एक क्लियर ट्रांजेक्शन होने चाहिए, रियल ट्रांजेक्शन होने चाहिए, बेकार ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। हम बोल सकते हैं कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो अस्पष्ट हो, ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। ऐसे ट्रांजेक्शन जो क्लियर नहीं है, ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। तो क्लियर ट्रांजेक्शन होने चाहिए, स्पष्ट ट्रांजेक्शन होने चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर में भी इंकर्ड प्रायर टू और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर से पहले या ट्रांसफर से बाद भी हो सकते हैं। इफ एक्सपेंडिचर हैज़ बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, जैसे पीजीबीबी में एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया, तो फिर आप सेक्शन 48 जो कि अभी आप पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो कैपिटल गेन का, उसमें इसकी डिडक्शन नहीं ले सकते जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है। यानी आपने कैपिटल गेन के अलावा किसी और हेड में, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कहीं पे भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ले लिए तो आप इस सेक्शन में, कैपिटल गेन के सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले पाओगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55 सबसेक्शन 2, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग द एसेट। तो देखिए एसेट को खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर इंकर किए, या एसेट के टाइटल को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो आपको बताया कि प्रॉपर्टी पे जो भी खर्च होते हैं,
क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट जो हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला कि अभी तक क्या हुआ, पूरा पार्ट नहीं हुआ, पूरा कंसिडरेशन का पार्ट नहीं हुआ, कन्वेंस डीड नहीं बनी, लेकिन तब भी क्या करते हैं हम, ट्रांसफ़र का पार्ट ले लिया जाता है। लेकिन उसके साथ हमें क्या करनी पड़ेगी, जो सेल वैल्यू होगी, या सॉरी कॉस्ट का पार्ट बोल रहा हूँ, तो कॉस्ट में वो सारे खर्चे देखने पड़ेंगे जो एसेट के टाइटल कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस बोल रखा है, सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज डेट टू क्लियर चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय प्रीवियस ओनर इज़ ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि देखिए जैसे फादर है, उससे प्रॉपर्टी किसके पास आई, सन के पास आई, सन ने जब बेची उस प्रॉपर्टी को, तो जब वो कॉस्ट लेने जाएगा, जैसे हम बोलेंगे ना प्रीवियस ओनर की जनरली क्या होती है, एक तरीके से कॉस्ट को भी देखा जाता है, तो जब भी वो कॉस्ट कैलकुलेट करने जाएगा तो वो देखेगा कि जो फादर है उसने जो प्रॉपर्टी है अगर वो लोन पे ली हुई थी, तो उसका जो लोन है वो किसको चुकाना पड़ेगा, सन को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज डेट टू क्लियर चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी कितने की थी, 40 लाख की थी। इसके अलावा जो लोन का अमाउंट ड्यू था वो 10 लाख का था, वो भी सन को चुकाना पड़ गया। तो सन के लिए तो कॉस्ट कितने की हुई, 50 लाख की हुई। तो ये बोल रहा है सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज डेट टू क्लियर चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर ने जो लोन लिया हुआ है, जो उधार लिया हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए जो प्रेजेंट वाले ओनर ने, जो कि क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है अब, और उसके थ्रू क्या कर रहा है, कैपिटल गेन अर्न कर रहा है, तो उस केसेस में आपकी कॉस्ट बढ़ी हुई आप दिखा सकते हो। मतलब जो भी आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, जो भी सम पेड किया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होगा। तो जो 10 लाख फादर का लोन सन ने चुकाया, वो इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होगा और वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगा, ये बोल रहा है। वैसे ही बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कि एक शेयर होल्डर है, उसने अपने नाम पे शेयर को रजिस्टर करने के लिए कोई कानूनी खर्चे किए, कोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर किए। लिटिगेशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, कोर्ट से या कोई मुकदमा है उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर इंकर करे शेयर होल्डर ने अपने नाम पे शेयर को रजिस्टर करने के लिए, तो वो शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड होंगे। मतलब नॉर्मल जो शेयर की कॉस्ट होती है वो तो आएगी, लेकिन जो कानूनी खर्चे हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, मुकदमे के जो भी खर्चे हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, कोर्ट केसेस के जो भी खर्चे। ठीक, तो ये भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या बोल दिया कि आपको एसेट की क्वालिटी, या मैंने क्या बताया था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जैसे मान के चलिए कि 2 फ्लोर बनी हुई है, आपको एक और बनानी है, तो एक और आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग पे ही एक और फ्लोर बना रहे हो, तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट है। इस तरीके से बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ले सकते हो। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कैपिटल नेचर इंकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशन और अल्ट्रेशन टू द कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में कोई एडिशन करना है या अल्ट्रेशन करना है, अब याद रखना उससे क्या होगा, प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ द एसेट वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तब जाके वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या दे रखा है नोट में, एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेबल, ये एग्जाम्पल ये नॉर्मल बोल रहा है कि पार्ट नहीं बनेगा। एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। देखिए ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लग रहा था, अगर आपने दूसरे हेड में उसकी डिडक्शन ले ली है एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, तो आप इस हेड में जनरली वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के फॉर्म में नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि आपने उसको दूसरे हेड में एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा दिया है और दूसरे हेड में वो इनकम से लेस हो चुका है, तो इस पर्टिकुलर हेड में कैपिटल गेन में वो लेस नहीं हो पाएगा, या हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ ऐड होगा तब जाके ही तो वो सेल में से लेस होगा। सेल में से क्या लेस हो रहा है, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट में वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो किसी और हेड में ही पहले से ही लेस हो चुका है, ऐसे बोल रहा है। बी पॉइंट में ये बोल रहा है एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए शेयर होल्डर टू फाइल ए सूट टू अमेंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच रिजल्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो नॉर्मल सा पार्ट है कि कोई शेयर होल्डर है, उसको क्या लग रहा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड होने चाहिए, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही। उसको लग रहा है कि जैसे ही अमेंड होंगे तो शेयर वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी एक तरीके से और हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो कंपनी नहीं कर रही तो वो कोर्ट में गया, कोर्ट में गया तो उसको पता है कि उसको लॉयर हायर करना पड़ा, वकील ये करना पड़ा, तो उसके लीगल चार्जेस भी लगेंगे। अब जैसे ही वो केस जीत गया, विच रिजल्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, जिससे क्या हो गया, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो जो भी उसने एक्सपेंडिचर इंकर किए हैं, अब वो शेयर को जब बेचेगा, बेचने के बाद जो उसकी कॉस्ट दिखाएगा, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इन खर्चों को भी जोड़ के दिखा सकता है जो कि उसने लीगल एक्सपेंडिचर किए हैं। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, मिस्टर दिवेश हैड परचेज ए गोल्डन रिंग एज ऑन 17 अगस्त 2018 फॉर ₹20,000।
तो देखिए याद रखिए कि गोल्ड रिंग की बात कर रहा है, मतलब ज्वेलरी की बात कर रहा है। अब अगर आपने टाइप ऑफ असेट का पार्ट देखा है तो ध्यान रखना कि उसमें मैंने आपको क्या बताया कि वो 12 मंथ और 24 मंथ का जो एक्सेप्शन का पार्ट है, उनके अलावा जो भी पार्ट है वो 36 मंथ का ही आपको देखना पड़ेगा, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट या लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो अगर वो 36 मंथ या उससे कम पीरियड के लिए हेल्ड है ट्रांसफ़र से पहले, अगर 36 मंथ के लिए भी हेल्ड है तो आपको पता है बेच दी, तो वो 36 मंथ की ही कहलाएगी, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही कहलाएगी, उस पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 अप्रैल 16 को खरीदी और 31 मार्च 19 तक आपने होल्ड की और आपने 1 अप्रैल 19 को बेच दी, तो आपको पता है कि ट्रांसफ़र की डेट इंक्लूड नहीं की जाती पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए, तो इसका मतलब वो 36 महीने के लिए होल्ड थी। तो 36 मंथ या उससे कम के लिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 36 मंथ से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो वो जनरली क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, गोल्डन रिंग की, मतलब ज्वेलरी है जिस पे 36 मंथ का पार्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 20,000 में खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं आराम से बता रहा हूँ। ऑन 1 May 19 ही हैज स्यून ए डायमंड ऑन इट्स कॉस्टिंग ₹25,000। अब देखिए गोल्डन रिंग है उस पर डायमंड लगा दिया, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई, एसेट की क्या हो गई, क्वालिटी बढ़ गई, प्रोडक्टिव क्वालिटी बढ़ गई। ठीक है, यही हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अब देखिए दो चीज़ आपको पता चल गई, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन 1 अगस्त 19। इसका मतलब अराउंड ये मान के चलिए कि 12 महीने से कम ही हो गए एक तरीके से। 1 अगस्त 19 को क्या कर दिया, बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 36 मंथ के अंदर ही आ रही है। 36 मंथ मतलब 3 साल के अंदर ही आ रही है, 3 साल या उसके अंदर तक आपको पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो जैसे बेचा तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ गई। अब देखिए कितने में बेचा, 80,000 में बेचा, तो नॉर्मल सा पार्ट है, 80,000 में बेचा और ब्रोकरेज इंकर किए कस्टमर को अरेंज करने के लिए 5,000। देखिए कस्टमर नहीं आ रहा था मान के चलिए, और ये रिंग उसको बेचनी थी, तो किसी के थ्रू बिकवाया, उसने बोला कि मैं इसके क्या करूँगा, 5,000 रुपये लूँगा, जो भी रिंग बिकेगी या जितने की बिकेगी उसकी जो भी वैल्यू होगी मैं तो 5,000 लूँगा, या मैं इतना परसेंटेज लूँगा पर्टिकुलर। तो आपने 5,000 उसको दे दिए, तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र ये हो गए, तो 75,000 आपकी नेट सेल वैल्यू हो गई। लेस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आपको पता है कि एक्विजिशन कितना है 20 और इम्प्रूवमेंट कितना है 25, तो 75 में से 45 गए तो कितने बचे 30,000, जो कि आपका कैपिटल गेन हो गया। कितना सिंपल है देखिए, सेल कंसिडरेशन 80, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र ब्रोकरेज के 5,000 लेस किए तो नेट सेल वैल्यू कितनी है 75, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 है, उसके अराउंड 11 महीने कुछ दिनों बाद हमने क्या कर दिया, उसके इम्प्रूवमेंट के कॉस्ट खर्च किए, 11 महीने नहीं, जब भी खर्च किया, पर आपको ध्यान रखना है कि ऑन 1 May 19 ये बोल रहा है, तो कुछ महीनों बाद हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के 25,000 खर्च किए, तो टोटल मिला के 45 हो गए, 75 में से 45 गए तो 30 बच गए। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, वही सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, नॉर्मल है, नेट सेल आ गई, लेकिन अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स आ गई, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह क्या आ गया, इंडेक्स का पार्ट आपका आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट इन्फ्लेशन जैसे हम बोलते हैं, आपको पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब भी आपको पता है कि प्राइस इंक्रीज होती जाती है पर्टिकुलर गुड्स की नॉर्मल वे में। देखिए अब इसमें तो ऐसे इन्फ्लेशन का पार्ट मैंने इकोनॉमिक्स में भी बहुत बार आपको बताया हुआ है, लेकिन नॉर्मल आपको पता है कि अगर आप कोई मशीनरी 10 साल पहले या 15 साल पहले खरीद रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आज उसकी वैल्यू वही हो, तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू तो क्या होगी, आपको बढ़ी हुई ही दिखेगी। तो अगर आप इंडेक्स नहीं लेते और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट करते, मान के चलिए कि आपने 2010 में कोई मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी 5 लाख की, ये बोल दिया एक तरीके से। अब अगर ये बोल रहा है कि उस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 5 लाख की थी, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, अब उसको अगर आपने कितने में बेच दिया 15 लाख में बेच दिया, तो आपने 15 लाख पे सेल दिखा दिया, कोई एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करनी है, नॉर्मल समझ के चलते हैं क्योंकि नॉर्मली में एग्जांपल कवर करना है, तो 15 लाख नेट सेल वैल्यू है। अब जो कॉस्ट थी अगर वो 5 लाख लेस करोगे तो आपका कैपिटल गेन कितना दिखेगा 10 लाख का। अगर आप इंडेक्सेशन करते तो उससे क्या बेनिफिट होता कि 2010-11 का जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होगा, जो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए इशू होता है। अब आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरली इंडेक्स का जो भी पार्ट है वो आपको गिवन होता है। तो मान के चलिए कि 5 लाख का जो भी इंडेक्स था, जैसे 200 था, ठीक है, और आपको ये पता है कि 2019-20 में आपने इस पर्टिकुलर जो भी मशीनरी है उसको 15 लाख में बेचा था, तो वो 5 लाख अपॉन 200 2010-11 का था, और जब आपने ट्रांसफ़र किया
उस वक्त उसका जो इंडेक्स था वो था 250, तो 5 लाख अपॉन 200 तो इंटू 250 पे कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो ये हो गया अपना 625, ठीक है, मैंने तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया अपना 6,25,000। अब 15 लाख में से अगर आपको 5 लाख लेस नहीं करना, आपको 6,25,000 लेस करना है, तो जैसे लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8,75,000 आ जाएगा। तो आपका जो कैपिटल गेन पहले 10 लाख दिख रहा था वो 10 लाख नहीं है, वो 8,75,000 है। तो वो किसकी वजह से हुआ, इंडेक्सेशन की वजह से, ठीक है। तो इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कॉस्ट है वो आज के हिसाब से दिखा दी जाती है। अब देखिए एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल हो, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं। तो जो इंडेक्सेशन का पार्ट है वो एक तरीके से इन्फ्लेशन के बेसिस पे ही लिया हुआ होता है, जो कि देखिए आपको ये दिख रहा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर दे रखा है और ये CII दे रखा है, यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये प्रीवियस ईयर, ये CII। तो देखिए 2001-2, वैसे तो पहले क्या होता था कि 1981 से चलता था, 1981-82, मतलब 1 अप्रैल 1981 यहाँ से चलता था, 81-82 का दे रखा है, 82-83 का ऐसे दे रखा था। फिर अराउंड मेरे हिसाब से 3 साल पहले थोड़ा चेंज कर दिया गया और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अब 2001-2 से लेने लग गए हैं। तो पहले 81-82 का 100 मानते थे, अब उसके पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं और उसकी जगह क्या आ गया, 2001-2 100। अब इससे पहले क्या होगा कि अगर इससे पहले की सेट है तो मैं आपको बता दूंगा, देखिए अभी धीरे धीरे करके आएगा, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। अब देखिए 2-3 का कितना है 105, 3-4 का कितना है 109। अब ये मत सोचना कि 4-4 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए 5 हो रहा है, 4 हो रहा है। तो कैलकुलेशन पे हमें नहीं जाना, हमें पता है कि लास्ट का क्या है, प्रीवियस ईयर 1920, मतलब असेसमेंट ईयर 2021 का है 289, उससे पहले कितना 280। तो देखिए आपको क्या करना है कि जनरली ये याद करके चलना है, क्योंकि क्या पता है एग्जाम में आपका लेटेस्ट पूछ लिया जाए और आपको 2001-2 का याद रहना चाहिए। अब देखिए बीच का तो मेरे हिसाब से कभी पूछेगा नहीं, फिर भी आपको याद करना है तो याद ज़रूर कर लेना, वैसे आपका आएगा नहीं, इसलिए आपको लास्ट का रखना है और ये शुरू का पार्ट याद रखना है। जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जनरली क्या है, जब भी कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको पहले से ही इंडेक्स का पार्ट दिया हुआ होता है। अब याद रखना कि जैसे मैंने अभी 200 माना था तो वो तो मैंने ऐसे ही मान लिया था वर्बली, लेकिन आपको क्वेश्चन यानी एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको पहले से ही इंडेक्स का पार्ट गिवन होगा। और क्या पता 1920 का गिवन नहीं हो, क्योंकि वो लेटेस्ट है, तो वो आपको खुद को याद रखना है 289, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी सेम यही पार्ट लगेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस तरीके से आपको कवर करना है। फिर वही एग्जाम्पशन होती है 54 की सीरीज की, जो कि हम आगे कवर करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, उसमें से लेस हुआ तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। सेम वही नोट दे रखा है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो भी पे किया गया है वो कैपिटल गेन में डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होगा, यानी जब भी आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट निकाल रहे हो तो डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होगा। अब देखिए बोल रहा है कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल ऑफ द ईयर ऑफ सेल। तो ये बोल रहा है कि जब भी जिस ईयर में सेल किया है उस साल प्राइस लेवल, मतलब इन्फ्लेशन का प्राइस लेवल क्या चल रहा था, ये मत बोलना सेल का प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन का प्राइस लेवल क्या चल रहा था। क्योंकि आपने जो बेचा वो तो आप कितने में बेच सकते हो, लेकिन ये जनरली किससे रिलेटेड है, कॉस्ट इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, कि कितनी कॉस्ट इन्फ्लेट हुई, इंक्रीज हुई, उसके हिसाब से क्या प्राइस लेवल चल रहा था, मतलब CII क्या चल रहा था, ठीक है। उसके बेसिस में हमने आज के हिसाब से उसको कन्वर्ट किया, तो वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। अब देखिए क्या दे रखा है, एज डिस्कस इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसका मतलब क्या है, ये आपने अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में समझ लिया था, जिसका मतलब क्या है, एसेट को अक्वायर करने की कॉस्ट या एसेट का टाइटल पाने की जो भी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाती है। अब देखिए बोल रहा है एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 48। अब ये देखिए एक तरीके से इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एन अमाउंट which bears to cost of acquisition the same proportion as CII for the year in which the asset is transferred bear to cost inflation index for the first year in which the asset was held by assessee or for the year beginning on 1st April 2001 whichever is later। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी जनरली जो ये लाइन दे रखी है कि सेम प्रपोर्शन का मतलब है, मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा लॉजिक पता चल जाएगा। देखिए अगर आप ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट देखते हो तो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपॉन CII ऑफ द ईयर इन विच द असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी और CII ऑफ 2001-2002। अब इसको मत देखिए, एक बार मैंने बोला, और इनटू देखिए CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट। अब देखिए कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि 5 लाख अपॉन मैंने क्या करा 200, तो इंटू 250 पे कितना होगा, तो अपना क्या निकल के आया 6,25,000। वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया वर्बली आपको, लेकिन अगर आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो मान के चलिए कि किसी भी एग्जांपल को ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि यही देख लीजिए, हाँ 2012-13 में आपने क्या करी थी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आपने उसको क्या कर दिया कि
1920 में बेच दिया। अब कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए एक तरीके से, या सिंपल अमाउंट आपको बता देता हूँ कि आपने 2 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है, वैसे इतनी सस्ती तो होगी नहीं लेकिन फिर भी मैंने बता दिया 2 लाख की कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, डिवाइड बाय क्या करोगे 200। अब आपको पता है कि उसको आज के हिसाब से कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने कब बेचा 1920 में बेचा है, तो आज के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख जो थी वो 200 के अकॉर्डिंग है, तो आज के अकॉर्डिंग मतलब 1920 के अकॉर्डिंग वो कितनी हो जाएगी। तो कैलकुलेट करके देखिए, ये आ जाएगा अपना 2,89,000 हो जाएगा। तो जो 89,000 बढ़े वो किसकी वजह से बढ़े, वो प्राइस लेवल की वजह से बढ़े, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े। तो यहाँ पे जब आपने थ्योरी का पार्ट देखा तो उसमें क्या बोल रखा था कि जो आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या है, कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके सेम प्रोपोर्शन में है जैसे कि आपका जो इंडेक्स का पार्ट है उसका प्रोपोर्शन आ रहा है। तो जैसे 200 और 289 यानी 289 अपॉन 200 है, वैसे आप देख सकते हो 289 2,89,000 अपॉन 2 लाख का प्रोपोर्शन है। तो वही आपका इंडेक्स कॉस्ट का और जो पहली वाली कॉस्ट का है उसका प्रोपोर्शन है, सेम जैसे आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का प्रोपोर्शन है, 289 ऊपर है और 200 नीचे है। वैसे ही जो आपने कैलकुलेट किया और आपका इंडेक्स कितना निकल के आया, कॉस्ट 2,89,000 आया, तो ऊपर कीजिए और जो कॉस्ट है उसको नीचे करके देखिए तो सेम ही आएगा। इसका मतलब आपने उसके थ्रू ही तो निकाला है, तो जानबूझ के मीनिंग ये ऐसे करके टिपिकल दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ये केस आ रहा है कि और फॉर द ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2001 विच इज लेटर। अभी जैसे मैंने बोला कि 12-13 में खरीदी, लेकिन अगर आपने जैसे 1/5/1999 को खरीदी होती तो 1999 ये 2000 आ जाता, यही तो आता। लेकिन आपको पता है कि जो इंडेक्सेशन का पार्ट है वो 2001-2 से एप्लीकेबल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंडेक्सेशन का पार्ट उससे पहले था ही नहीं तो हम 100 ही मानेंगे। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, विच इज लेटर CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय SSC। तो जैसे मेरे एग्जांपल में 200 थी क्योंकि हमने क्या बोल दिया, विच इज लेटर। लेकिन अगर एसेट उससे पहले की खरीदी हुई है 2001-2 से पहले की, जैसे 2000-2001 की हो गई या 1999 2000 की हो गई, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि दोनों में से जो बाद में हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इंडेक्सेशन तो हमें पता ही नहीं है, जबकि 2001-2 का हमें पता है, तो बाद वाला पार्ट क्या आएगा, 100 ही तो आएगा। तो नीचे जो बेस आएगा वो क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो जब भी आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर 1-2 से पहले कोई भी खरीदी हुई है तो इसके लिए जो बेस आएगा वो यही आएगा। और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, जब भी आपने बेचा है, जब भी आपने बेचा है, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, ये आ गया। ठीक है, नोट CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय प्रीवियस ओनर फॉर ट्रांसफर अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। देखिए जनरली जो ये पार्ट बता रहा है ये जनरली डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बता रहा है, तो मैं अगले वीडियो में आपको इसको कवर कराऊंगा। चाहे आप इसका एक PDF का पार्ट देख सकते हैं, ये है डीम्ड और नॉशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन सर्टेन केसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द SSC। तो आपने जैसे जनरली पार्ट देखा था कि ये ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन याद रखना कि ये ट्रांसफ़र क्यों नहीं कहला रहे, क्योंकि HF से किसके पास आ रहा है, मेंबर के पास आ रहा है। लेकिन मेंबर बाद में बेचेगा तो सही, मेंबर बाद में सेल तो करेगा, तो मेंबर जब भी सेल करेगा तब तो ट्रांसफ़र का पार्ट आएगा ही आएगा। देखिए उस वक्त ट्रांसफ़र नहीं हो रहा लेकिन बाद में तो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जैसे ही मेंबर ने सेल करा, लेकिन मेंबर को तो अपने फादर से या HUF जो भी करता है उससे फ्री में मिली। जैसे मैंने बताया था कि HUF सबसे बड़ा मेंबर, मान के चलिए कि उसके 3 बेटे, 3 बेटों को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, अब एक के हिस्से में आई कितने की, 10 लाख की वैल्यू की जो भी प्रॉपर्टी है ये आई। ठीक, अब उसको बेचा तो कितने बेचा उसने, 15 लाख में बेचा। तो ये बोल रहा है कि उस केस में कॉस्ट क्या मानी जाएगी, तो ये बोल रहा है कि जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वही उस पर्सन यानी जिस मेंबर ने बेचा है, बेटे ने बेचा है, उसके लिए कॉस्ट मानी जाएगी। तो देखिए जब बेचा तब माना जा रहा है, लेकिन जब उसके पास आई, जब मेंबर को बांटी गई, तब जनरली ट्रांसफ़र नहीं माना गया। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, कब, जब बेटा बेच देगा। तो इसलिए जनरली क्या है कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 आगे बताता है। ऐसे तो देखिए मैंने आपको गिफ्ट और विल में जो एसेट बताई थी मिली थी वो भी ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन जिसको भी मिली वो बाद में बेचेगा तो सही। तो जब भी वो गिफ्ट के बाद बेचेगा या विल में वसीयत में, जैसे मैंने बताया कि फादर की डेथ हो गई तो सन को मिली प्रॉपर्टी, तो सन बाद में बेचेगा तो सही, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, जो कि फादर की कॉस्ट थी, क्या थी, तो ये डीम्ड और नॉशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाती है। तो इस केस में क्या बोल रहा है आपको, देखिए इंडेक्सेशन के लिए क्या बोल रहा है कि CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय प्रीवियस ओनर फॉर ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो वो CII कौन सा कहलाएगा, जब प्रीवियस ओनर ने एसेट को क्या करा था, एक्वायर किया था। प्रीवियस ओनर ने जब एसेट को एक्वायर किया था, अब मान के चलिए आप क्या बोलते हो कि सर प्रीवियस ओनर ने तो एसेट को एक्वायर ही 1-2 से पहले किया था, तो तब हम 100 ही लेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर उसने एक्वायर 2004-5 में करा और
10-11 में आपको क्या कर दिया, यानी डेथ हो गई उसकी, और विल के फॉर्म में क्या कर दिया, वसीयत के फॉर्म में, जो फादर की डेथ हो गई उसने 2004-05 में ख़रीदा था, और 2010-11 में क्या कर दिया, जब उसकी डेथ हो गई थी तो वसीयत के फॉर्म में उसने अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दी थी विल में। ठीक है, अब बेटे ने क्या करा, उसको थोड़े टाइम होल्ड करके बेच दिया। तो 2010-11 का इंडेक्स नहीं लेंगे, 2004-05 का इंडेक्स कवर करेंगे। ठीक है, और कॉस्ट भी जनरली क्या मानेंगे, 2004-05 की मानेंगे। इस तरीके से हमें देखना पड़ता है, तो इस तरीके से आपको कवर करना ही पड़ेगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। समझ गए। तो देखिए नॉर्मल सा पार्ट था, इसलिए यहाँ पे बोल रखा था, चाहे पढ़ के देख लेना, कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एन अमाउंट विच बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द सेम प्रपोर्शन एज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड बियर्स टू द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द एसेट वाज हेल्ड बाय द असेसी, जो नीचे डिवाइड होता है, या फॉर द ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2001, क्योंकि अगर असेट इससे पहले की खरीदी हुई है तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे बेस जो आएगा वो 100 ही आएगा। इसलिए बोल रहा है विच इज लेटर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसके थ्रू देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आपने 2003-04 में खरीदी तो 109 आएगा, अगर आपने 2001-02 से पहले खरीदी तो आपका जनरली 100 ही लिया जाएगा। कह रहा है ना कि 109 और CII ऑफ द 2001-02 विच इज लेटर, तो हमें पता है कि 109 और 100 विच इज लेटर 109, क्योंकि ये बाद का पार्ट है। तो जब भी 1, 2, 2, 3, 3, 4 ये है तो हमें पता है कि जो दे रखे हैं इंडेक्स वही आएंगे, लेकिन अगर इससे पहले तो हमेशा बेस क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो इसलिए टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। फिर देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट आ गया। तो जैसे आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की मीनिंग देखी कि एसेट की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बढ़ानी है, तो वो जनरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के पार्ट में आती है। आपने एग्जांपल भी कवर किया, छोटा सा एग्जांपल कवर किया, या आपने एक एग्जांपल कवर किया तो उसमें आपको पता है कि डायमंड भी लगाया था उस गोल्ड रिंग में। तो डायमंड क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट है, क्योंकि उससे उस एसेट की क्वालिटी बढ़ गई। तो डायमंड क्या है, एक तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो ये भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट हुआ। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मीन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल ऑफ द ईयर ऑफ सेल। तो इसका मतलब वही जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइस लेवल बढ़ा है, इसका मतलब कितना इन्फ्लेशन बढ़ी है उसके हिसाब से। तो वो जनरली क्या है, आपको चार्ट में दे रखा है क्या क्या पर्टिकुलर इंडेक्स होते हैं। As per explanation to section 48, index cost of any improvement is an amount which bears to cost of improvement the same proportion as CII for the year in which the asset is transferred bear to CII for the year in which the improvement to asset took place। तो सीधी सी बात है, आपको ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका कब हुआ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिवाइड बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, और जब आपने क्या करा, एसेट को ट्रांसफर किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा CII। तो याद रखना, जैसे आपने 2019-20 में ट्रांसफ़र किया तो 19-20 का इंडेक्स क्या है, 289। अगर आपने इंप्रूवमेंट किया था कब, 12-13 में, तो उसका इंडेक्स क्या था, 200। तो देखिए एक बार यहाँ पे देख लेना, क्योंकि इंडेक्स तो बहुत सारे हैं, मैं जानबूझ के ये वाला बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल था। आप चाहे 2013-14 में इंप्रूवमेंट किया, खरीदा तब था, तो खरीदने के केस में तो 200 आएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट के केस में 220 आएगा, क्योंकि आपने इंप्रूवमेंट कब किया, अगले साल किया। ऐसे सोच लीजिए, उसके अगले साल किया तो 220 की जगह 240 आएगा ऐसे। लेकिन जब आपने बेचा तो उस केस में आपको पता है कि बेचते समय साइड में तो 289 ही आएगा, साइड में तो 289 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपने 19-20 में बेचा। अगर आपने 18-19 में बेचा होता तो 280 आता ऐसे। अब देखिए आप पढ़ रहे हो असेसमेंट ईयर 2021, तो उसके अकॉर्डिंग यही है, सीधी सी बात। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है फॉर्मूले में कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपॉन CII इंटू CII। अब देखो ये CII कौन सा है, इंप्रूवमेंट की ईयर का, तो सेम टू सेम ईयर का, तो इसके नीचे जो कॉस्ट है, कॉस्ट के नीचे उसी ईयर का डिवाइड जाता है, यही मान के चलिए, और इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट आ जाएगा। जो बेचने वाला है ईयर, उससे रिलेटेड आपका CII निकल के आ जाएगा। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहा है। अब देखिए कॉस्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ एन एसेट इज एक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि कॉस्ट जनरली आपकी क्या निकल के आ जाएगी, उससे पहले की निकल के आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपको वो कंसीडर करना है। अभी जैसे मैंने बताया तो उसको चलो भूल जाना, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू में बताया। अब जैसे ये आ गया तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कई जने क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वहाँ मैंने बताया तो यहाँ मैंने बताया विच इज लेटर। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है, CII की बात कर रहा है नीचे, जबकि यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट। अब अभी जो हमने लिया वो क्या था, नीचे बेस। अब हम क्या ले रहे हैं, इससे ऊपर का पार्ट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेंगे, अगर एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है तो बोल रहा है कि इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एडवांटेज दिया गया है कि आप हायर ले सकते हैं, क्योंकि हायर लोगे तो इससे क्या होगा, ऊपर ज़्यादा पार्ट दिखेगा, ऊपर ज़्यादा दिखेगा तो जब कैलकुलेट इनटू होगा
तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा निकल के आएगी। ज़्यादा निकल के आएगी तो आपका जो टैक्सेबल पार्ट है वो कम बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये लेस होता है तो हमें हायर ही चाहिए होगा। तो हमें फ़ायदा दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इग्नोरिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, क्योंकि देखिए सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001। अब देखिए 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट अगर एक्वायर की है तो उसकी जो भी कॉस्ट है वो 1 अप्रैल 2001 से पहले, और 1 अप्रैल 2001 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो हायर है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट आएगा। नीचे इंडेक्स क्या लेंगे, आपको पता है कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले तो नीचे इंडेक्स 100 ही आएगा। 100 क्यों आएगा, क्योंकि विचर इज़ लेटर, तो आपको पता है कि 2001 से पहले का इंडेक्स तो होता ही नहीं है, तो नीचे 100, लेकिन हम ऊपर ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हायर, क्या ले रहे हैं हायर, नीचे तो 100 ही आएगा। एक्सेप्शन, द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ, अब देखिए बोल रहा है कि ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल नहीं है जिन पे एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड, जिन पे डेप्रिसिएशन लग चुका है अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1.2 सेल्फ जनरेटेड एसेट अदर देन बोनस शेयर। जैसे आप बोल सकते हैं गुडविल, गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड एसेट है, तो उस पर नहीं लगेगा, सीधी सी बात। देखिए ऐसा केस इसलिए इसमें आ रहा है क्योंकि सेल्फ जनरेटेड तो आपको पता है कि आपने खुद ने क्या कर रखी है, आपने धीरे धीरे क्या कर रही है, रेपुटेशन बढ़ाई है कस्टमर को सेटिस्फाई करके, तो वो जनरली गुडविल का पार्ट आ गया, तो वो इसमें नहीं लिया गया। लेकिन अदर देन बोनस शेयर का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए एक्सेप्शन बोल दिया कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदर देन बोनस शेयर, तो बोनस शेयर में क्या होता है आपको पता है कि बोनस शेयर की कॉस्ट निल होती है। आपके पास अगर बोनस शेयर, तो आपको कंपनी ने क्या कर रखे हैं, 2 के बदले 1, तो 2 जो आपने वो तो खरीदे थे, 2 के बदले 1 क्या है, आपको पता है कि अगर आपने 2000 शेयर खरीदे हैं तो 2000 के बदले में आपको 1000 मिल जाएंगे, तो जो 1000 की कॉस्ट है वो तो आपके लिए नहीं रहेगी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले के बोनस शेयर हेल्ड करके रखे हैं और आपने बाद में कभी भी बेच दिए, तो 1 अप्रैल 2001 से पहले के बोनस शेयर पे आप कॉस्ट ले सकते हो। अब कॉस्ट क्या लोगे, वही जो 1 अप्रैल 2001 को मार्केट वैल्यू चल रही। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर आपको बोनस शेयर इशू किए गए हैं और आप जब भी बेचते हो, अगर देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल 2001 के बाद आपको बोनस शेयर इशू किए हैं, तो आपने हेल्ड बाद में किए हैं, इसके बाद 1 अप्रैल 2001 को या इसके बाद आपने हेल्ड किए हैं, तो इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो निल है। लेकिन अगर आपने इससे पहले हेल्ड किए हुए हैं तो इस केस में क्या है, जो 1 अप्रैल 2001 को मार्केट वैल्यू चल रही है वही बोनस शेयर की कॉस्ट कहलाएगी। ऐसे इसलिए बोल दिया अदर देन बोनस शेयर, क्योंकि इसमें ये वाला केस नहीं लग रहा बोनस शेयर में, इसलिए। ठीक है, लग तो रहा है, लेकिन देखिए एक्सेप्शन के केस में नहीं है। मैंने क्या बताया, 1 अप्रैल 2001 से पहले जो एक्सेप्शन का केस है वो किन के लिए, इनके लिए। लेकिन अदर देन बोनस का मतलब क्या, लग तो रहा है लेकिन सेम ऐसे नहीं लग रहा। लेकिन 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू ली जा रही है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो उसकी निल ही होगी, तो इसका मतलब ऐसे ही बोल सकते हो निल और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर। तो आपको पता है कि बोनस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू ही ज़्यादा होगी, बी पॉइंट, तो इसलिए इन्होंने भी लॉजिकली बता दिया कि अदर देन बोनस शेयर। तो इसमें बोनस शेयर का पार्ट ले सकते हो समझने के लिए, पर आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल आएगी और फेयर मार्केट वैल्यू इसकी कुछ ना कुछ तो होगी 1 अप्रैल 2001 को, तो दोनों में से जो हायर तो ये ले लेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर इसके बाद है तो तब नहीं लेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद आपके पास आए हैं, इशू हुए हैं आपको, कंपनी ने दिए, तब नहीं लेंगे, कॉस्ट तब होगी निल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या बोल रखा है, एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बाय द असेसी और द प्रीवियस ओनर बिफोर 1 अप्रैल 2001 शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि असेसी ने या प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2001 से पहले जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ली है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब इंडेक्सेशन वाला प्रॉपर इसका पार्ट आएगा, और पहले का कोई भी पार्ट जैसे हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का देखा कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए इंडेक्सेशन क्या बोल रहा है, वेयर एन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर 2001-2। तो ये तो आपने देख ही लिया, आपको पता है कि नीचे क्या बताया था मैंने, 100 आएगा। अगर आपने 1999 2000 में कोई भी एसेट खरीदी है, ठीक है, और आप चाहे इंप्रूवमेंट भी करा रहे हो, तो तब भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो इंडेक्सेशन का वो 100 का ही मिलेगा, 2001-2 से ही मिलेगा, नॉर्मल सा पार्ट। अब देखिए इसमें 2 एग्जाम्पल है और आज का आपका पार्ट खत्म, और बाकी जो पार्ट आएगा वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें मैंने बताया क्या आएगा, डीम्ड नोशनल कॉस्ट का पार्ट आएगा। तो एक एक करके देख लीजिए, सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 इलस्ट्रेशन है, क्योंकि एक तो मैंने आपको पहले ही कवर करा दिया, सिंपल सा था, वो जनरली आपका शॉर्ट टर्म का था, और ये आपका किसका है, लॉन्ग टर्म का है। ऑन 23 दिसंबर 2019 रजत सोल्ड 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, द सेल कंसिडरेशन ऑफ विच वॉज ₹13,50,000। देखिए सिंपल सा, आपको पता है कि सेल वैल्यू दे रखी है। ही हैड एक्वायर्ड दिस गोल्ड ऑन 20 अगस्त 2000 फॉर ₹4 लाख। उसने इस गोल्ड को 20 अगस्त 2000 को 4 लाख में खरीदा था। अब कब, 20 अगस्त 2000 को, ठीक है।
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज ₹3,60,000। अब देखिए ढंग से सोचना कि मैंने आपको क्या बताया कि 4 लाख और 3,60,000 विच इज़ हायर। मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बताया और उसमें आपको क्या बताया कि अगर आपने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर की थी, आप सोचिए कि आपने एसेट कब एक्वायर की। आपने जो एसेट एक्वायर की है वो 20 अगस्त 2000 को एक्वायर की है। इसका मतलब आपने 2001 को एक्वायर की है, ठीक है ना। आपने 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद एक्वायर नहीं करी, याद रखना, उससे पहले की है। अगर आपने उससे पहले एक्वायर की है तो आपका ये पार्ट आता है एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू जो कि 1 अप्रैल 2001 की है। तो आप एक्चुअल कॉस्ट देखिए कितनी है, 4 लाख की है और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 360, विच इज़ हायर, तो 4 लाख आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने 4 लाख का पार्ट लिया तो नीचे जो आपका पार्ट आएगा वो क्या आएगा, विच इज़ लेटर का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या आएगा आपका अपॉन 100 का पार्ट। तो यहाँ पे 4 लाख अपॉन 100, 4 लाख ऐसे करना, देखो 4 लाख अपॉन 100 आपने कब बेचा, आपने 1920 में बेचा प्रीवियस ईयर में, यानी असेसमेंट डेट 2021 की बात कर रहा है। तो प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल 1920 के लिए इंडेक्स क्या है 289 है। तो आज के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी 11,56,000। तो अगर आप 1350 में से 4 लाख लेस करते, इंडेक्सेशन नहीं लगाते, तो कितना सारा गेन हो जाता और कितना सारा टैक्स चुकाना पड़ता। लेकिन इंडेक्सेशन से आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी 4 लाख के हिसाब से जो 100 बेस था, अगर वो आज के हिसाब से इन्फ्लेशन के बेसिस पे लिया जाए, आज के प्राइस लेवल के हिसाब से लिया जाए, तो वो 11,56,000 की कॉस्ट पड़ती है और हमारा जो गेन हो गया वो कम हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,94,000 दिख रहा है। अब देखिए नीचे ये दे रखा है, और यार रखना जो बेचा है वो कब बेचा है 23 दिसंबर 19 को, मतलब 1920 को बेचा है, इसलिए 1920 का इंडेक्स लिया है। जब भी एसेट को ट्रांसफ़र करोगे साइड में जो इनटू करोगे वो वाला आप लोगे, ठीक है, इंडेक्सेशन का पार्ट। और एक और चीज़, आगे जब हम क्या करेंगे, कभी ना कभी एक्सेप्शन का पार्ट कवर करेंगे अलग अलग केसेस में, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड आपको क्लेम मिला या कंपलसरी एक्विजिशन का पार्ट हुआ, तो तब अलग देखेंगे, तब थोड़ा सा पार्ट अलग रहेगा, ठीक है। तो उस केस में अलग कवर करेंगे, लेकिन अभी तो आपको यही दे रखा है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये नीचे नोट कवर दे रखा है जो मैंने आपको बताया, इफ़ एन एसेट इज अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001। तो आपने 4 लाख ले लिया, नीचे आपने 100 इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है कि जो एसेट खरीदी गई है वो कब खरीदी गई है 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो हमें पता है कि जो बेस लेते हैं CII वो कौन सा लेते हैं, जब हमने फर्स्ट एसेट खरीदी थी, हेल्ड की थी, उस वक्त का या उसके बाद का, यानी 1 अप्रैल 2001 का। तो हमें पता है कि उससे पहले का तो इंडेक्स होता ही नहीं है, और 1 अप्रैल 2001 यानी 2001-2 का इंडेक्स हमें पता है 100 है। तो दोनों में से जो बाद में हो तो हमें पता है ये बाद में, ठीक है। और ये हो गया एसेट ट्रांसफ़र का जो CII इंटू 289 है, याद रखना, और डिवाइड बाय 100 है। अब देखिए इस इलस्ट्रेशन में दे रखा है, मिस्टर आनंद हैज़ परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन 17 अगस्त 2002 फॉर ₹5 लाख। ऑन 1 May 2004 ही कंस्ट्रक्टेड ए न्यू फ्लोर ऑन द सेम हाउस एट ए कॉस्ट ऑफ 250। अब देखिए आपको पता है कि जैसे मैंने हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग का बताया और एक और फ्लोर बना दी, तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, ठीक। फिर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 19 ही सोल्ड सच हाउस फॉर ₹18 लाख एंड इंकर्ड ब्रोकरेज एट द रेट 2% फॉर अरेंजिंग कस्टमर। कंप्यूट कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए सेल कंसिडरेशन कितना है 18 लाख का है। देखिए बोला ना ऑन 1 अक्टूबर 19 ही सोल्ड सच हाउस, तो आपको पता है कि 1920 को बेचा है, तो हमें असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 18 लाख का बेचा, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो आपको पता है कि इंकर्ड ब्रोकरेज एट द रेट 2% फॉर अरेंजिंग कस्टमर, तो 18 लाख का 2%। जो बेचा ट्रांसफ़र पे एक्सपेंस कितना हुआ 2%, कस्टमर को अरेंज किया, तो अरेंज करने के लिए जो भी एजेंट को ब्रोकरेज दी, तो देखिए नेट सेल कितना हो गया 17,64,000। लेस क्या करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए आपको पता है कि 17 अगस्त 2002 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 2002-3 आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्या आ रहा है 2-3 आ रहा है। और इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा आ रहा है 1-5-2004, तो 2004-5 आ रहा है। अब देखिए दोनों इंडेक्स में ऊपर एक बार आपको देख के बता देता हूँ, 2002-3 का आप देखना, एक तो देखिए ये 105 याद रख लेना, और एक आपका 2004-5 का है वो है 113, एक है 105 और एक है 113। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 105 है। तो आप देख सकते हैं जब हम ये इलस्ट्रेशन कवर कर रहे हैं तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 105 है, तो 5 लाख अपॉन 105, और जब बेचा तो उसके अकॉर्डिंग आज के हिसाब से इसकी कॉस्ट कितनी इन्फ्लेट हुई है
प्राइस लेवल कितना बड़ा है, तो 289 के अकॉर्डिंग हुआ है 13,76,190। ठीक है। वैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या बोलेंगे, इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट लगी 250, क्योंकि हमने क्या करा, अपनी एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है एक और फ्लोर बना के उसी पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी पे, तो उसका जो इंडेक्स था वो था 113। 113 आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था 2004-5 का, और ये था 2002-3 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, यह है इम्प्रूवमेंट का, इनटू 289 का कितना होगा, तो देख सकते हैं 250 अपॉन 113, तो इनटू 289 का कितना होगा, तो आज के हिसाब से हो गई कॉस्ट 639,381। टोटल मिला के जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई 20,15,571। अगर हम इसमें से 17,64 में से ये लेस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जिसको हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का पार्ट आएगा उसमें सीखेंगे। ठीक, जैसे आपको बताया ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। फिर अगर नहीं होता तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरीके से थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। तो ये तो हो गया अपना पार्ट कवर। अब बाकी जो पार्ट बचेगा वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद और अगली वीडियो आएगी। तो आपको पता है कि हर जो हम टैक्स के पार्ट पढ़ रहे हैं वो डिटेल में पढ़ रहे हैं, और उसके हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।